दोस्तों जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जैसे ही गिस्लियन को एक नया जन्म मिलता है उसे सबसे पहले जाकर ओर्क्स से लड़ाई करनी पड़ती है। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हम देखते हैं कि गिस्लियन कमांडर स्कोवन से बोल रहा होता है कि तुम मुझे राइट दो, मैं इस लड़ाई को लीड करूंगा, तुम सबका सेनापति मैं बनूंगा। लेकिन जैसा कि स्कोवन की सोशल इमेज कुछ खास नहीं है, इसीलिए हम देखते हैं कि कमांडर स्कोवन सोच रहा होता है कि ये बेवकूफ लड़का, इसकी इतनी हिम्मत, इसे क्या लगता है कि ये यंग मास्टर है इस जगह का, तो सिर्फ इसीलिए मैं इसे लीडर बना दूंगा और अपने सैनिकों के जान को दांव पर लगा दूंगा, वो भी ओर्क्स जैसे दानवों के सामने। तब स्कोवन मना कर देता और कहता है कि देखिए यंग मास्टर, भले ही आप चाहे जो भी हो, पर मैं अपने सैनिकों की जान को दांव पर नहीं लगा सकता। ये कोई गेम नहीं चल रहा है जो आपके जैसे ना समझ की वजह से मैं अपने सैनिकों की जान को खो दूं। दोस्तों सचमुच इस गिस्लियन की सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं है और वो सोच रहा होता है कि क्या इसकी इतनी हिम्मत, ये मुझे लीडर नहीं बना रहा। यार जैसा मेरा बिहेवियर पहले था ना, तो हो सकता है कि मैं भी किसी के साथ यही करता, कोई इडियट मेरे सामने आता तो। अब गिस्लियन एक बात जान चुका था कि चाहे वो कितना भी ताकतवर हो चुका हो, लेकिन इन सब के सामने वो एक नासमझ लड़का ही है। इसीलिए वो किसी तरह से इस लड़ाई को लीड करना चाहता है। स्कोवन आगे बढ़ता है, इन ओर्क्स को मारने की कोशिश करता है, ये गिस्लियन को पीछे हटने की बोल रहा होता है, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि गिस्लियन घुमाता है अपनी तलवार, एक ही बार में उस बड़े से दानव के माथे पर वार करता है। स्कोवन हैरान हो जाता है कि पहले तलवार मुझे लगी और उसके बाद इस दानव को, ऐसा कैसे हो सकता है। अचानक से गिस्लियन के ऐसे बदले रूप को देखकर स्कोवन के तोते उड़ चुके हैं। वो सोच रहा होता है कि ये लड़का, इसने एक ही बारी में इस बड़े से दानव को मार दिया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, इसे कैसे पता चला कि इसका वीक स्पॉट है क्या। तब गिस्लियन बोलता है कि देखो स्कोवन, जैसा कि तुम जानते हो कि लड़ाई में सबसे जरूरी क्या होता है, अपनी हिम्मत को न हारना। अगर हमारे सैनिक इन दानवों से डरे रहेंगे तो वो लड़ेंगे कैसे, इसीलिए मैं उन लोगों की हिम्मत को बनाकर रखूंगा। और फिर हम देखते हैं कि गिस्लियन अपनी तलवार को लेकर बहुत तेज स्पीड में आगे बढ़ता है, एक योद्धा की तरह दानवों को ललकारता और कहता है कि आ जाओ कमीनो, और तुम सबको आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अकेला एक गिस्लियन 20 बड़े बड़े दानवों से लड़ाई कर रहा होता है, किसी के हाथ को काट रहा होता है, किसी के सर को काट रहा होता है, और इसी तरह से एक ही बारी में इन ओर्क्स को मार रहा होता है। और दूसरी तरफ पीछे खड़ा कमांडर स्कोवन, उसके तो तोते ही उड़ जाता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो बहुत ही ज्यादा हैरानी से देख रहा होता है। हमारा यंग मास्टर, ये पतला सा लड़का एक स्वॉर्ड मास्टर कब से बन गया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा अपनी आंखों पर। सचमुच आज लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ कि ये पतला सा लड़का इन्हें एक एक बारी में गिरा रहा है। इसकी शक्ल को देखकर लग रहा है कि ये थक गया है, लेकिन अचानक से ये छोटे छोटे मूव से ही इन्हें मार रहा है। ये तो सचमुच एक ट्रेन किया हुआ स्वॉर्ड मास्टर ही कर सकता है। दोस्तों सचमुच गिस्लियन बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, एक एक बारी में इन सब की हालत खराब कर रहा होता है। ये लग रहा होता है एक माना लेस स्वॉर्ड मास्टर। अब गिस्लियन इतना तो समझ चुका था कि बिना माना के वो इन्हें हरा नहीं सकता। तब हम देखते हैं कि गिस्लियन एक प्लान बनाता है और कहता है कि ओ कमीनो ओर्क्स, बस इतना ही आता है तुम सबको, इसीलिए तुम लड़ाके बनते हो। हाँ, तुम्हारे पास बस इतनी ही हिम्मत है, अभी तो मैं लड़ाई के लिए चार्ज होना शुरू हुआ था और तुम लोग हारने लगे हो। चलो मुझे पकड़ कर दिखाओ। और हम देखते हैं कि अचानक से ये इन सब का अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता है और भागने लगता है। दोस्तों गिस्लियन ने जानबूझकर ऐसा किया था। स्कोवन भी ये सारी चीजें देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि पहले तो ये बीच में कूद गया ओर्क्स के, उनसे लड़ने लगा अचानक से, और अब इन सब का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और इसके बाद ये भाग रहा है, वो भी पहाड़ की चोटी की तरफ, जिस तरफ खाई है। डोंट टेल मी कि इसका प्लान उस खाई में। दोस्तों फाइनली ये गिस्लियन का प्लान समझ आता है और अपने बाकी साथियों से बोलता है कि सैनिकों तैयार हो जाओ और यंग मास्टर को फॉलो करो। ये सभी उसके पीछे जाने लगते हैं। उधर हम देखते हैं कि गिस्लियन जो कि ओर्क्स से आगे भाग रहा होता है, वो कहता है कि स्कोवन, मैं जानता हूँ कि तुम स्किल्ड लीडर हो और किसी तरह से मेरा प्लान जान ही लोगे। देखो वैसे तो मैं इन सारे दानवों के टुकड़े अपने तलवार से ही कर सकता हूँ, लेकिन मेरी ये बॉडी साथ नहीं दे रही क्योंकि मेरे अंदर अभी उतना स्टेमिना नहीं है, मैं माना भी यूज नहीं कर पा रहा। इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया है, मैं इन्हें पहाड़ी की चोटी की तरफ ले जा रहा हूँ, वहां से तुम इसे अपने साथियों के साथ मिलकर आसानी से नीचे गिरा दोगे, मैं जानता हूँ। अब जैसा कि गिस्लियन ने प्लान बनाया था, वो भागते भागते इन सारे दानवों को पहाड़ी की खाई की तरफ ले जाता है। और जैसे ही ये कोने पे पहुंचता है, पीछे से वो सारे सैनिक भी आ जाते हैं, कमांडर भी आ जाता है। अब बारी थी एक ही बारी में इन सारे दानवों को खत्म करने की। गिस्लियन कहता है कि मेरा प्लान बिल्कुल परफेक्ट था, और ये खाई की तरफ कूद जाता है। अब जैसा कि सारे सैनिक और कमांडर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, वो अपने भालों से इन सारे दानवों
दानवों को मार मार कर नीचे गिरा देते हैं। सभी दानव नीचे खाई से गिर जाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। अब जैसे ही सारे दानव मरते हैं, सारे सैनिक भी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन फाइनली इन लोगों को याद आता है कि गिजलियन भी तो पहाड़ी से नीचे कूदा था। यंग मास्टर, आप कहाँ पर है? सारे चिल्लाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि गिजलियन तो पहाड़ी से नीचे गिरा ही नहीं था, वो तो तलवार के सहारे लटका हुआ था। ये लोग इसे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि गिजलियन के हाथ से तलवार छूटने लगती है। अब ऐसा दिखाया जाता है कि गिजलियन हवा में नीचे गिर रहा होता है और गिरते गिरते इसे कुछ बातें पुरानी याद आ रही होती है। हमें एक छोटी सी बच्ची दिखाई जाती है जो बोल रही होती है कि ओपा, आपने ये बहुत ही बुरा किया है। मॉम जा चुकी है और आप इस तरह से मुझसे बात करते हैं। सचमुच आप इस दुनिया के सबसे बुरे बड़े भाई हैं। आप मुझे परेशान करते हैं। ये लड़की होती है इस गिजलियन की छोटी बहन जो बचपन में ही मर चुकी थी। गिजलियन को इसकी बातें याद आ रही होती है और कह रहा होता है कि यही बस बातें एलिना की मुझे याद है। और अचानक से इसकी छोटी बहन एलिना इसको पकड़कर खींचती है और कहती है कि ओपा मेरे साथ चलिए। लेकिन जैसे गिजलियन उसके साथ जाने लगे, इससे पहले ही उसकी नींद खुल जाती है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि गिजलियन को बार बार नई लाइफ मिल रही है। वो पहाड़ी से गिरने के बाद भी मरा नहीं है। वो अपने घर पर पहुंच चुका है और आराम कर रहा होता है। गिजलियन उठता है और कहता है कि मैं जिंदा हूँ। लगता है उन लोगों ने मुझे गिरने से बचा लिया। वैसे मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है कि ये टूट ही जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिर्फ इसी वजह से तो मुझे पता चल रहा है कि मैं जिंदा हूँ और मैं अपनी पावर्स को जल्दी ही बढ़ा लूंगा। गिजलियन ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वहां पर एक औरत चिल्लाते हुए आती है कि यंग मास्टर, आप ठीक तो है ना? आपको उन लोगों को बता देना चाहिए था, सारे सैनिकों को, कि आप दानवों को नहीं संभाल सकते। आपने ऐसा क्यों नहीं किया, बताइए मुझे। तब हम देखते हैं कि गिजलियन जल्दी से उठता है और इस औरत को गले लगा लेता है और कहता है कि बेलिंडा, तुम यहाँ पर? पता है तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। उधर बेलिंडा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये मास्टर क्या कर रहे हैं, मैं तो इनसे रोज मिलती हूँ। दोस्तों, ये औरत गिजलियन की ट्यूटर है जो बचपन से ही इसके साथ है, हमेशा इसका साथ देती है और इसकी परेशानियों में इसके साथ खड़ी रहती है। बेसिकली देखा जाए तो एक माँ की तरह इसका ध्यान रखती है। गिजलियन यही बोल रहा होता है कि मैं कितना खुश हूँ कि आज बेलिंडा फिर से जिंदा है। जब अचानक से मेरी सारी फैमिली खत्म हो गई थी, उसके बाद बेलिंडा का भी कुछ नहीं पता चला। ऐसा लग रहा था कि वो कभी मुझे मिल नहीं पाएगी। ये बेलिंडा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश है। तब गिजलियन बोलता है कि कम से कम मुझे इसे तो सच बताना ही होगा। तब ये बेलिंडा को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, पार्डियम एस्टेट पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। बहुत ही जल्दी हम सब खत्म हो जाएंगे और मैं मरने वाला हूँ। तुम्हें पता है मैं मरकर जिंदा हुआ हूँ बेलिंडा। तब बेलिंडा हंसने लगती है और कहती है कि हाँ हाँ, तुमने सही कहा, दानवों के साथ लड़ने में तो कोई भी मर सकता है। बेलिंडा को इसकी किसी बात पर विश्वास तो नहीं हो रहा। आखिरकार पुनर्जीवन वाली बात पर कौन ही विश्वास करेगा। लेकिन किसी तरह से गिजलियन इसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, बार बार बोल रहा होता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा खतरा है, लेकिन बेलिंडा इसकी एक नहीं सुनती। बेलिंडा आगे बोलती है कि देखिए, वैसे मुझे लगा कि अगर आपको चोट लगी है तो आप फेस्टिवल में भी नहीं जा पाएंगे। आपको पता है ना, लेडी एलेना आपकी बहन, वो कितने दिनों से इंतजार कर रही है कि आप उनके साथ फेस्टिवल में जाएं, लेकिन आपको चोट लगी है तो आप कैसे जा पाएंगे। काश ऐसा होता कि आप जा पाते, इस तरह से आप दोनों के बीच की दूरियां तो कम होती। गिजलियन को याद आता है कि इस एस्टेट में हर साल इन्हीं दिनों में एक फेस्टिवल होता है जिसमें हर बार इसकी छोटी बहन जाती है और गिजलियन उसे परेशान करता है। वैसे भी गिजलियन को अपने परिवार से शर्म आती थी, इसीलिए वो कहीं पर जाना नहीं चाहता था। वो बस ताकत के पीछे था, इसीलिए उसने हर बार अपनी बहन का दिल दुखाया है। अब गिजलियन बोलता है कि इन दिनों कभी भी मैं त्योहार में नहीं गया, क्योंकि मुझे हमेशा अपनी पुरानी लाइफ में बुरा ही लगता रहता था। मैंने बाकी चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। ये बेलिंडा से पूछता है कि त्योहार कब है, जिस पर बेलिंडा बताती है कि 1 हफ्ते में है। जिस पर गिजलियन बोलता है कि 1 हफ्ता, उस घटिया याद का 1 हफ्ता। सचमुच ये सबसे बुरी याद है मेरी जिंदगी में, क्योंकि 1 हफ्ते बाद मेरी छोटी बहन एलिना मरने वाली है। जब गिजलियन इस बारे में हमें बता रहा होता है, तभी गिजलियन की छोटी बहन एलिना भागते हुए इसके कमरे में आती है, गिजलियन को बुला रही होती है, जिसे देखकर गिजलियन बहुत ही हैरान हो जाता है और खुश भी हो जाता है। त्योहार वाले दिन ही ये मरने वाली है। गिजलियन इस बात से डर भी जाता है। 1 हफ्ते में इसकी बहन मरने वाली है, गिजलियन समझ चुका है, लेकिन वो क्यों मरी थी, उसके पीछे कौन थे, इस बारे में अभी तक इसे पता नहीं है। इस बार के ये अपनी पुरानी गलती को सुधार पाएगा, अपनी बहन को बचा पाएगा, ये हम देखने आगे आने वाले चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस। बाय बाय गाइस।